नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आज़ाद। लगातार केदारनाथ उपचुनाव में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो प्रचार प्रसार कर रही हैं और क्योंकि अब समय बेहद कम रह गया है, ऐसे में युद्ध स्तर पर दोनों पार्टियों की तैयारियां हैं। उसके अलावा निर्दलीय और क्षेत्रीय दल भी इस चुनाव मैदान में लगातार डटे हुए हैं। मेरे साथ भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी कमलेश उनियाल जी हैं, जोखोली मूलतौर रुद्रप्रयाग के जोखोली के रहने वाले हैं और भाजपा में संगठन में मजबूती से वो काम करते हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। सर, उपचुनाव भाजपा बड़ी मजबूती के साथ पूरा जोर लगा रखा है और एक तरह से ये कहें कि भाजपा ने पूरी ताकत, पूरी सरकार इस चुनाव में झोंक रखी है। इतना टफ क्यों मान रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो हमारा संगठन है, निरंतर जीरो लेवल, ग्राउंड लेवल से लेकर के और प्रदेश तक पूर्णतः एक सिस्टम बना हुआ है संगठन का और वो कार्य कर रहा है। जहाँ तक आपका ये कहना है कि भाई हम इसको बहुत टफ माना, हमारे लिए कोई भी टफ नहीं है। हमारा कार्यकर्ता निरंतर कार्य कर रहा है, चाहे संगठन की रचना हो, सामाजिक सहयोग की बात हो, उसके अलावा संगठन की विचारधारा, अंत्योदय की विचारधारा, आपका मातृशक्ति की विचारधारा, भारत प्रथम की विचारधारा, देश प्रथम की विचारधारा के अंतर्गत कार्य कर रहा है। और हम लोगों के लिए निमित्त एक ये उपचुनाव है और आपने देखा होगा इस उपचुनाव के अंतर्गत हमारे जो संगठन के लोग हैं या हमारे जो लोग हैं वो अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं और हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि साहब ये 19-20 से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा अंतर है और हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। हमारा कार्यकर्ता इस तरह से कार्य कर रहा है। सर, जो लगातार सवाल विपक्ष उठा रहा है कि अयोध्या हारे, मंगलौर हारे, बद्रीनाथ हारे, अब केदारनाथ भी भाजपा हारने वाली है, इसको लेकर कितना आश्वस्त है कि भाजपा जीतेगी? मेरा आपको आपके संज्ञान में थोड़ा मैं डालना चाहूँगा कि हमारे अयोध्या कोई सीट नहीं है और जहाँ तक कि बद्रीनाथ की स्थिति देखें या मंगलौर की स्थिति देखें पूर्व उपचुनाव में, तो मंगलौर में हमारी स्थिति बढ़िया रही है और जिन कार्यकर्ताओं ने हमारा काम भी किया है वहाँ पे उन लोगों को हमने सम्मानित भी किया है। मंगलौर में हम चौथे या तीसरे नंबर पर रहते थे, आज मंगलौर की स्थिति ये है कि हम मात्र 400-500 वोटों से हारे हैं और आने वाले स्थिति के हिसाब से हमारा वहाँ संगठन मजबूत हुआ है। जनता ने स्वीकार किया है हमें मंगलौर के अंदर, क्योंकि जो सीट हम चौथे नंबर पर रहते थे आज हम वहाँ करीबन 400 और 500 वोटों के अंतर मात्र हारे हैं। दूसरा, अगर उपचुनाव की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी हमारे एक स्थिति है कि अभी तक होता ही आ रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग करके सरकारें उपचुनाव जीतती हैं। साहब ये कहना था, कई लोग ऐसा विपक्षी कहता है साहब सत्ता का दुरुपयोग हो गया और ये चुनाव जीत गए हैं। मैं आपसे बोलूंगा ये भी एक मिसाल की बात है कि हमारी सत्ता रहते हुए हमने दोनों उपचुनाव के अंतर्गत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और जहां तक दोनों विधानसभा को आता है हमारा विधायक वहां रहा नहीं है। आप वहां पहले ही कांग्रेस का विधायक था। जहां तक आप बद्रीनाथ के, तो बद्रीनाथ के विषय में हमारी संगठन ने पूर्ण उसका चिंतन किया है, उसका मनन किया है और इस तरह की जो वहां की जनता है, वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्य या पुष्कर सिंह धामी के कार्य को नहीं नकारा है। वहां की जनता ने जो अब किसी अन्य दल से हमारी विचारधारा के इस अंतर्गत अगर वो व्यक्ति आए हैं जो वहां पे प्रत्याशी थे, उनका एक स्वभाव था, उन्होंने कहा कि साहब मैं एक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाहता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी के लिए ऐसे दरवाजे खुले हैं जो हमारी विचारधारा से जुड़ने आ रहा है। तो वहां पे अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो वहां प्रत्याशी का एक बार को विरोध हुआ है और हमने उसका आंकलन भी किया है, उसका चिंतन भी किया है और पुनः उसकी पुनर्वृत्ति ना हो इस तरह की हमारी संगठन ने उसमें विचार किया है। मतलब भाजपा दल बदल की राजनीति को स्वीकार करती है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दल बदल के। अगर कोई विचारधारा वाला व्यक्ति है, अगर किसी परिवार में, हमारे परिवार में जुड़ना चाहेगा तो हमका उसका स्वागत है। इसमें दल बदल की स्थिति नहीं है। अब उनके आंतरिक मन से एक आवाज आई, उन्होंने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा, उनके लिए कार्य करूंगा। या भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की जो विचारधारा उससे वो प्रसन्न थे। कहीं ना कहीं उनके अंदर हिंदुत्व की बात है या ऐसे सनातन के लिए जो कार्य कर रही है, जो हमारे मूल हिंदुओं के लिए कार्य कर रही है या आम अंत्योदय की जो बात कर रही है, वैसी सरकार और वैसे संगठन के साथ जुड़ना तो स्वतः ही एक। आप कह रहे हैं कि सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन मनोज रावत तो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस के जवान हैं उनको प्रचार के लिए भेजा जा रहा है, जो अन्य IAS अधिकारी हैं उनको प्रचार के लिए भेजा जा रहा है। सरकार लगातार अपना प्रचार करवा रही है। देखिए, मैं तो मनोज रावत जी की बात करूंगा, ठीक है, वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं।
विपक्ष में ये उनकी छटपटाहट है अगर वो इस तरह की बयानबाजी दें। लेकिन मैं आपको जहां तक है कि आपका अभी मैंने उनका खुद का इंटरव्यू देखा, वो तो खुद तारीफ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करी है कि मेरे कार्यकाल में सबसे ज्यादा काम हुआ जब मैं विपक्ष में था और भाजपा की सरकार थी। आपने भी इंटरव्यू देखा होगा, उस इंटरव्यू में तो मनोज रावत जी ने ये कहा है। अब वो भले अब ये दूसरी बात कर रहे हैं तो ये तो उनको सोचने का विषय आता है कि भाई एक व्यक्ति अगर यहाँ बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य कर रही है और मेरे कार्यकाल में बहुत काम हुए हैं, तो वो काम अगर किसकी सरकार थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज मनोज रावत जी ये कह रहे हैं तो जनता जानती है, जनता पहचानती है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है आज भी। अच्छा, हाल में हमने कुछ समय से देखा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पे लगातार ये आरोप लगे हैं कि एक तो केदारनाथ धाम को दिल्ली शिफ्ट करने का एक बड़ा विषय आया, बहुत चर्चाओं में रहा। दूसरा, जो यात्रा को डाइवर्ट करने वाला सवाल, ये लगातार ये सवाल तैर रहे हैं और विपक्ष भी इनको मजबूती से उठा रहा है। तो क्या है ये? कुलदीप जी, मैं एक चीज बोलूंगा, अगर कांग्रेस सफेद झूठ बोलती है, अगर आपकी कांग्रेस की पुरानी अगर इतिहास देखा जाए तो वो इंतजार करती है, उससे पहले जनता के बीच में नहीं जाएगी। कोई रचनात्मक कार्य हो या कहीं आपदा की स्थिति हो तो उनके कार्यकर्ता दिखते नहीं है। हमारे कार्यकर्ता भंडारा लगाते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, और जब चुनाव आता है तो इस प्रकार का झूठ बोलते हैं। आप एक चीज बता के जाइए, अगर उनको ये कहना है कि साहब पुष्कर सिंह धामी जी ने डाइवर्ट कर दी यात्रा में, यात्री कम आए, 14 लाख यात्री आए, 14.5 लाख यात्री, 16 लाख के करीब केदारनाथ के अंदर। और आपकी आज की स्थिति देखिए कि 2013 क्या स्थिति थी, 2013 में छोड़ के चले गए। आज इतना भव्य और दिव्य केदारपुरी बनाया है, वो हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो सपना था, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। आज अभी पिछली बार जो मैं मानता हूं कि कुछ ऐसी आपदा आई हैं, कई रोडें क्षतिग्रस्त हुई हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे लोग भी, कई लोग फोटोएं डालते हैं तो एक मैसेज गलत जाता है, तो उसका भी एक विचार, वो भी एक कारण है। दूसरा, अगर हम लोग बोलते हैं कि इस पूरे कार्य जो पुरानी यात्रा है, इस पुरानी यात्रा के अगर कंपैरिजन करें 2013 की आपदा के अंतर्गत, तो उस समय केदार की क्या स्थिति थी। आज केदार पूरी भव्य और दिव्य बनने जा रहा है और बन रहा है। और अभी हम लोग जो केबल कार की बात जो कर रहे हैं, जो रोपवे की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार ने उसका शिलान्यास कर दिया और जल्दी उसमें कार्य होने वाला है, ताकि हम लोग इको फ्रेंडली विकास के अंतर्गत उसको हम केदार के लिए कितना ज्यादा यात्री आए, इसमें हमारा परामर्श है। और दूसरी बात, जहां तक कि कह रहे हैं कि साहब इन्होंने यात्रा डाइवर्ट कर दी, अरे कोई अगर व्यक्ति संकल्प के साथ अगर केदारनाथ बाबा के दर्शन करने आ रहा है तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं कहीं यात्रा में अगर संकल्प लेता हूं घर से कि मैं केदारनाथ बद्रीनाथ दर्शन करने जाऊंगा, तो मुझे अगर कोई बोलो आप नैनीताल घूमने चलो, तो क्या मैं चले जाऊंगा? ये कहीं मनगढ़ंत झूठ बोल रही है कांग्रेस में। कांग्रेस को और जनता 2022 में इसका जवाब देगी। ये इस तरह का झूठ इनका नहीं चल पाएगा। लेकिन जो मुख्यमंत्री ने दिल्ली में खुद कहा कि भाई आप अब जो केदारनाथ नहीं जा सकते हैं, वो दिल्ली में भी बौराड़ी में दर्शन कर सकते हैं। देखिए, एक बात सुनो, जहां तक बौराड़ी की बात आप कर रहे हैं, कई बार डिबेट में बिंदु आया है, मैं बैठा हूं, हमने कई बार रखे जनता के आगे, कई प्लेटफॉर्म में बात रखी है। जो बौराड़ी के अंदर केदार मंदिर की स्थापना है, वहां पे एक ट्रस्ट है, केदारनाथ धाम ट्रस्ट। उस ट्रस्ट ने अपने लेटर हेड पैड पे खुद लिख के दिया है, और वो कई पब्लिक डोमेन में भी पड़ा हुआ है। उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि हम स्वयं यहाँ पे केदारनाथ मंदिर बना रहे हैं। हमारी सरकार नहीं बना रही है, हमारी सरकार ने कोई उनको आर्थिक सहायता नहीं दी है। लेकिन जहाँ राम का नाम होगा, जहाँ बाबा केदार की बात होगी, जहाँ सनातन का काम होगा, अगर हमारे मुख्यमंत्री गए हैं तो वो कोई, मैं गलत भी नहीं मानता हूँ, कई गए हैं लोग उसमें, है ना, उसके लिए। लेकिन विरोध हुआ है, उसके बाद अगर उसका विरोध हो तो हमारी सरकार ने समिति और कमेटी के माध्यम से उसमें कानून बनाने जा रही है। और दूसरी, मैं आपको बताऊं, तत्काल अगर जनता रिएक्शन करती है तो हमारी सरकार उसमें कानून बनाती है। अगर नकल की अगर बात आई तो हमारी सरकार ने नकल अध्यादेश कानून बनाया है। अगर लैंड की अगर बात आती है, भूमि की बात आई, तो हमारी सरकार उसमें समिति के माध्यम से भू कानून बनाने जा रही है। जल्दी आपके सम्मुख आएगा, इसमें भी हम चर्चा करेंगे। केदारनाथ जो दिल्ली वाली बात, आपको मैं एक चीज बताऊं, ये झूठ बोल रही है कांग्रेस। अरे अगर कांग्रेस अगर पूछा जाए, हरीश रावत जी ने अपने कार्यकाल में 2015 में जो बद्रीनाथ धाम की स्थापना बॉम्बे के अंदर की, पूछा जाए ना, उस समय वो उसके उद्घाटन में गए और चंदाखोरी करी इतनी, उस चंदे की भी जांच होनी चाहिए। कितना पैसा इन्होंने उस समय चंदे बाबा बद्रीनाथ के नाम से लिया और बद्रीनाथ धाम किया, और उसके उद्घाटन से लेकर, बनाने से लेकर, ये बार बार वहां गए हैं। तो ये जनता को गुमराह, हमने तो, अगर किसी ने कुछ स्थिति रखी है और जनता ने विरोध किया है तो हमने उसको नकारा है और हमने उस पर कानून बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारी स्थिति है, जनता को भली भांति पर। लेकिन जो दिल्ली का ट्रस्ट है, उसने भी तो करोड़ों अरबों रुपए का चंदा लिया है केदारनाथ धाम नाम ट्रस्ट। देखिए, अगर कोई ट्रस्ट नहीं, मैं एक चीज बताऊं, हमारे सरकार ने साफ स्पष्ट लिख कर कह रखा है,
कोई भी किसी, चाहे वो वैष्णो देवी के नाम से ट्रस्ट बनाए कोई व्यक्ति, उस पर कार्रवाई होगी अगर उसने गलत बनाया, चाहे केदारनाथ ने चाहे बद्रीनाथ, क्योंकि हमने कहा कि कोई भी धामों के नाम से अब ट्रस्ट नहीं बनेगी। अगर इस तरह की कोई स्थिति आई तो वो एक जांच का विषय है, उसमें भी जांच चलेगी, जांच होगी। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की अगर बात करती है तो हमने हर उस क्षेत्र में, हर उस चीज़ में अगर कानून बनाने की हमने बात करी है और हम कानून बनाते हुए आ रहे हैं। और ठीक है, कांग्रेस अगर विरोध करती तो अच्छी बात है, क्योंकि वो विपक्ष में बैठी है, वो हमें जागरूक करे। इस तरह से हम कानून बनाए जा रहे हैं। 2022 में हम लोग जीत के आए थे, 2017 में हम लोकसभा जीत के आए, 2024 में जीत के आए, 2014 में जीत आए। तो ये बनाते रहें, इनका काम है जगाना सरकार को, सरकार कर रही है, जनता वाकई। अब वर्तमान परिस्थिति पे थोड़ा सा आते हैं, क्योंकि भाजपा में टिकट के बहुत सारे दावेदार थे और आशा नौटियाल पे पार्टी ने विश्वास जताया है, लेकिन उसके अलावा पिछली बार के जो 2 बार के दूसरे नंबर पर रहे कुलदीप रावत, हालांकि हाल में हम देख रहे थे कि उन्होंने भी समर्थन दिया है, लेकिन किसी के कहने से वोटर क्या पालने में पड़ेंगे, ये अलग विषय है। दूसरा, ऐश्वर्या रावत वो दावेदार थी और जो परंपरा भी रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो मृतक आश्रित को देती है टिकट, लेकिन उनको भी नहीं मिला और वो फिर इस चुनाव में कहीं दिख भी नहीं रही है। मैं आपको जहाँ तक बोलूँगा, आप कुलदीप रावत जी की बात है, कुलदीप रावत जी हमारे एक नेता है, उन्होंने हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और आप ये भी, अगर हम कुलदीप रावत जी को भी टिकट दे देते तो ये विषय भी आता है कि साहब बाहर का आदमी आया, कल ही पार्टी ज्वाइन कर दी, दे दिया। वो हम किसी कमिटमेंट के हिसाब से पार्टी ज्वाइन नहीं कराते कि साहब आप हमारी पार्टी में, हम आपको टिकट देते हैं। ये भी एक ट्रांसपेरेंटी है संगठन की। जहां तक कुलदीप रावत जी की आप बात करें तो कुलदीप रावत जी ने लगातार करीब 5 से 6 बड़ी बड़ी बैठकें करी है, और कुलदीप रावत जी को जो सम्मान हमारी पार्टी देने जा रही है, जो देगा, उनका एक सम्मान है, उनका बहुत बड़ा त्याग है। और उनके त्याग के हिसाब से संगठन हर उस व्यक्ति के बारे में चिंता करती है जो संगठन के लिए समर्पित है। जहां तक आप ऐश्वर्या राय जी की बात कर रहे हैं तो ऐश्वर्या जी की बात कर रहे हैं, जो अपने शेरनी हमारी विधायक थी श्री शैला रानी रावत जी, वो उनकी बात है और वो अब दिवंगत हो गई हैं। तो उनके स्थान पे होता ही है कि भाई कहीं ना कहीं एक स्थिति आती है कि भाई उनके उत्तरदायी को टिकट दिया जाए, लेकिन संगठन ने अपने विचार में, संगठन की एक अपनी सोच है, संगठन ने विचार किया, उनके साथ परामर्श के बाद ही ये निर्णय लिया गया है। और उनको आने वाले टाइम पे आप देख रहा हूँ, इससे बड़ा उनको ओहदा मिलेगा संगठन के अंदर। आप भी, हम भी बैठेंगे। आज मैं जो आपसे बोल रहा हूँ कि संगठन के लिए अगर कार्य, चुनाव में वो कहीं नजर नहीं आ रही, कर रहे हैं। हमारे यहाँ कार्य करने की अलग अलग शैली। आप यहाँ बोलोगे साहब कि यहाँ आपके मंत्री नहीं दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं आज इस क्षेत्र में, क्योंकि मैं लगती हुई विधानसभा से हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे नैनीहाल भी है, तो होता ही है कि भाई बगल वाली अगर विधानसभा में चुनाव चल रहा है तो हमारे एक जिम्मेदारी बनती है। भरत चौधरी जी हमारे संयोजक हैं, उसके अलावा आदित्य राम कोठारी जी यहाँ पे प्रभारी बनाए गए हैं। तो एक व्यवस्था है संगठन कार्य करने की। ऐश्वर्या जी की जो रोल है वो कर रहे हैं, निभा भी रहे हैं अपने स्तर से। उन्होंने सोशल मीडिया पे ऐसा क्यों लिखा कि जिस दिन आशा नौटियाल को टिकट मिला कि मेरी माँ की आत्मा रो रही है आज? देखिए, मैं उस विषय का, मुझे उसकी जानकारी है नहीं, लेकिन आपके माध्यम से, लेकिन जहां तक है, मेरी कल भी उनसे बात हुई है और लगातार हमारे संगठन के लोग फीडबैक भी दे रही हैं, अपने क्षेत्र में काम भी कर रही हैं। काम करने की अलग अलग शैली, हर व्यक्ति हर स्थिति में काम करने को तैयार है और काम कर रहा है। कहने का मतलब है कि संगठन में कोई बिखराव नहीं? बिल्कुल कोई बिखराव नहीं है, हम लोग एकजुट हैं। हमारे यहाँ एक निर्णय सर होता है, उस निर्णय के बाद सारे लोग, चाहे खुद भी दावेदार हों, उसके बाद उसके साथ लगते हैं। और अब कांग्रेस की अगर बात करें तो वहाँ किरण महाराज कुछ और बोल रहे हैं, हरीश रावत जी के बयान कुछ और जाते हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, उनकी जो सूची थी, उन्होंने तो अभी तक अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा नहीं करी, और उनकी घोषणा नहीं हुई है। 2024 में 1 दर्जन नेता जो उनके उपाध्यक्ष और मंत्री थे या प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है, और वो खुद ढूंढ रहे कि हमारी कार्यकारिणी कैसे पूरी हो। तो उस संगठन का आप हाल देख सकते हैं। कांग्रेस कभी यूनाइटेड होकर के चुनाव नहीं लड़ती है, वहां तो खुद एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात कर रही है। हमारे पूर्व सांसद जो यहाँ से सांसद का चुनाव लड़े हैं, गणेश गोदियाल जी, वो कुछ और बोलते हैं। तो सबकी अलग अलग बातें, उनमें हमारी पार्टी के अंदर मतभेद होता है लेकिन मनभेद नहीं होता है। लेकिन अगर आप कांग्रेस में, तो उनके अंदर मनभेद ज्यादा है, मतभेद तो है ही खैर। तो ये दिखाने वाली बात है। आप 2022 के चुनाव के बाद की स्थिति आपने देखी होगी, और 2024 का जो उपचुनाव है केदारनाथ का, वो ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। चलिए, अब कुछ मुद्दों पे आ जाते हैं। जो ज्वलंत सवाल इस विधानसभा के हैं वो आज भी हाशिए पर है। बहुत सारे गांवों में सड़क नहीं है। अभी हमें परकंडी गांव की कुछ लड़कियां मिली थी, उन्होंने बताया कि 4 किलोमीटर आज भी हमें पैदल जाना पड़ता है। और ऐसा ही हाल रांसी गोंडार के इलाकों के हैं, ऐसा ही हाल कालीमठ क्षेत्र के दूरस्थ गाँव के हैं।
जहां सड़कें पहुंचे हैं वहां डामरीकरण नहीं हुआ है और इस तरीके के जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी 10 साल आपकी सरकार को, क्या कर रही है सरकार? देखिए, आप मैं एक चीज बताऊं, अगर 2014 की अगर हम लोग बात करते हैं या 2016 की हम लोग बात करते हैं, 2017 से पूर्व में दोनों अगर हम देखते हैं, 2014 की कल्पना नहीं थी। आज आप सड़क देखिए, आज हमारी डबल इंजन की जो सरकार है, हम लोग किताबों में पढ़ा करते थे, जब बजीरा में पढ़ते थे, रामाश्रम में पढ़े हैं, तो हमने किताबों में ट्रेन के बारे में सुना है। और आप बहुत जल्दी ट्रेन अगले 2025 या 26 में यात्री आएंगे और वो कर्णप्रयाग तक जा रहे हैं, और आगे की भी योजना है कि 4 धामों को कैसे कनेक्ट किया जाए रेल से। ये तो बड़ी योजना आपको बता रहा हूँ। आप सड़क का चौड़ीकरण देखिए, नहीं बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। और हमारी स्थिति ये है कि विकास कार्य लगातार क्रम चालू है, हर चीज की मॉनिटरिंग है, दिशा निर्देश है। जहां जहां पर भी आज सड़कों की बरसात, सड़क की एक स्थिति होती है, हर बरसात के बाद सड़कों की स्थिति खराब होती है। डामरीकरण की जो सड़कें होती है, आपने देखो कोलतार कहीं ना कहीं अगर एक रिएक्शन करता पानी के साथ, तो टूटती है, रोड चलती रहती है, यात्रा भी। तो आप ये देखिए, विदिन अभी कार्य योजना चालू हो गई है। जो सड़कें गड्ढा मुक्त, हमारी सरकार ने जो ऐप बनाया उसके माध्यम से आप देखेंगे पूरे क्षेत्र में गड्ढा मुक्त सड़कें मिलेंगी। और जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो खाद्यान्न की योजना 2019 से लगातार खाद्यान्न योजना हमारी सरकार अभी तक चला रही है, जबकि कोविड काल का था। हर घर नल, हर जल नल की बात हम लोग करते, तो हमने वो साकार किया है। आप एक चीज देखिए कि पूरे भारत के अंदर आयुष्मान जो अपना योजना है, वो उत्तराखंड के अंदर चाहे आप हो चाहे मैं हो, सबके लिए 5 लाख का कवर है। अभी 70 साल से ऊपर कोई भी प्राइवेट कंपनी आज हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करती किसी व्यक्ति का। हम लोगों ने 70 साल के ऊपर जो भी व्यक्ति है उनका फ्री हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है। हमारी सरकार की जो नई योजना आती है, चाहे महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, बेरोजगार हो, उनके लिए चाहे होम स्टे, 5000 होम स्टे जो त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में एक योजना बने, आज कार्य कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ठीक है, कई स्थितियां होती, हम ये नहीं कह रहे हैं पूर्ण विकास, लेकिन विकास का क्रम कहीं चला नहीं, ये रथ चलता रहेगा। और हम लोग जनता की समस्याएं जो भी हैं उसके लिए निवारण के लिए वचनबद्ध हैं। जो जो हमारे मैनिफेस्टो में कमिटमेंट थे, चाहे वो बड़े हो, धारा 370 की बात हो, चाहे हम लोग ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, चाहे हम लोग उत्तराखंड के अंदर आपका लव जिहाद और लैंड जिहाद की जो बात कर रहे हैं, हमारी सरकार उसके अंदर काम कर रही है। और आज मैं तो आह्वान करूंगा आपके माध्यम से कि जो केदारपुरी के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो एक विजन है और जो उनका प्यार है, स्नेह है, आज जनता से मैं आह्वान करूंगा कि एक प्रतिफूल के रूप में आपको अपना वोट कमल पर दें और एक केदारनाथ से कमल जिता के भेजें। तो आप पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जिस तरीके से पूरे सरकारी अमला यहाँ लगा उसका परिणाम सही नहीं, सरकारी अमला नहीं लगा। अगर सरकारी अमला लगा होता कि हम लोग, आप खुद ही अभी बोल रहे थे कि भाई साहब अब बद्रीनाथ हार गए, आप मंगलौर आ गए, अगर हम सरकारी अमला अगर लगाते तो वहां जीत नहीं जाते। आप देखिए ना, हम ये हमारे क्रेडिट में जुड़ना चाहिए भाई, सरकार हमारी और फिर भी हम लोग 2 जगह हार गए, तो क्या मानेंगे आप? इसका मतलब हम सरकार का हमने दुरुपयोग नहीं किया। ऐसी दुरुपयोग, ये खाली कांग्रेस ही है जो इस तरह से भ्रमात्मकता फैला रहे हैं, लेकिन ये झूठ ज्यादा नहीं चलने वाला उनका। आने वाले 22 तारीख को, 20 तारीख को जो आप वोट के रूप में यहाँ की जनता उसका जवाब देगी। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कमलेश सुनियाल जी, भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी हैं और बेबाकी से उन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया और पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आने वाले जो केदारनाथ के उपचुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। बहरहाल आप बने रहें हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।